राहुल गांधी को अपनों ने दुखी किया, गैरों में कहां दम था। कांग्रेस की उम्मीद वहां टूटी जहां कभी उन्हें इंडिया का समर्थन था। हरियाणा में निराशा हुई, नहीं बन पाई सरकार, क्या सीखा नतीजों? हमें नतीजों से हम भौचक हैं, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस तो लगातार कह रही कि हम सपा के साथ जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इंटरेस्ट लेती हुई नहीं नजर आ रही। कौन कहां से लड़ेगा और कौन कहां समर्थन करेगा, ये तो हमारे हाईकमांड और अखिलेश यादव जी की पार्टी के हाईकमांड, जो कि वो स्वयं है। कमलनाथ जब बोले कौन अखिलेश, तो मध्य प्रदेश और हरियाणा का बदला अब अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ले रहे हैं। बहराइच हिंसा को लेकर आपका कोर्ट था कि एनकाउंटर जो है वो न्याय संगत नहीं है। इनकाउंटर होने में और इनकाउंटर करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या एनकाउंटर सिर्फ 2017 के बाद ही होना शुरू हुआ? तो चिराग पासवान के मैं ये जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक्टिव होने से अलग चिराग पासवान की यहाँ पर कोई धरती नहीं। हमारे साथ जो शख्सियत है, कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगा, तमाम टीवी डिबेट्स में आपने देखा है इनको कांग्रेस का पक्ष रखते हुए। तेज तर्रार प्रवक्ता हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ आज जुड़े हैं, जो हालिया अभी कांग्रेस की गतिविधियां हैं, तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं, आगामी चुनाव है विधानसभा के, उत्तर प्रदेश में उपचुनावों का बिगुल बजा हुआ है, उसको लेकर तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हुए हैं। शुरुआत में, क्योंकि आप शेरो शायरी के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, तो मैं कुछ तुकबंदी मिलाकर सियासी शेर से ही शुरुआत कर देता हूं। आगामी चुनावों में होने वाला है गजब खेला, राहुल गांधी को अखिलेश ने फिर पीछे धकेला, यूपी में राहुल को एक भी नहीं देंगे ढेला, अखिलेश के सपोर्ट में और राहुल के विरोध में लगा इंडी गठबंधन के नेताओं का मेला, अब अखिलेश का रथ महाराष्ट्र में चलेगा अकेला। एक शेर ये, और एक, क्योंकि आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने यहां पर बैठे हैं, तो राहुल गांधी को अपनों ने दुखी किया, गैरों में कहां दम था, कांग्रेस की उम्मीद वहां टूटी जहां कभी उन्हें इंडिया का समर्थन था। क्या बात, क्या कहेंगे सर, ये जो मैंने अभी आरोप कह लीजिए इसको कांग्रेस पार्टी की ओर, जो इस तरह के अलग अलग लीडर्स की ओर से लग रहे हैं? अब जब आपने ये बात ही कही है तो फिर मुझे फहमीदा की एक नज्म याद आ गई छोटी सी। कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझे आप लोगों के ऊपर है जी, सीधे मीडिया के ऊपर जी। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, करनी तो कर रहे हैं राहुल गांधी, उन्हें फल भी मिला 99 सीटों का, लेकिन हरियाणा के जो नतीजे आए, एग्जिट पोल तक तो ये उम्मीद थी कि यहाँ पर भी उन्हें करनी का फल मिलेगा। जिस तरह भागदौड़ हुई तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में निराशा हुई, नहीं बन पाई सरकार, क्या सीखा नतीजों से सर कांग्रेस ने? दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। दो राज्यों में चुनाव हुए थे, एक राज्य हम जीते हैं, एक राज्य हम हार गए। जो राज्य हम हार गए वो अप्रत्याशित है, हमें नतीजों से हम भौचक हैं, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। साफ बात है, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और हम उसका इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। और जो हमारे पास कठिन शिकायतें थी, लगभग 17 कॉन्स्टिट्यूंसी से 17 कॉन्स्टिट्यूंसी से शिकायतें थी, 20 कॉन्स्टिट्यूंसी से एक अलग थी, दोनों हमने चुनाव आयोग के सामने प्रमाण के साथ रख दी हैं, और हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग हमारी शिकायतों पर कोई ना कोई फैसला देगा। अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। मुख्य शिकायतें क्या हैं, कुछ अगर वो चूंकि अब इस वक्त आप देखिए ना, आप 11 बजे से लेकर के और 3 बजे तक अगर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट देखें तो 17 से 20 के आसपास की सीटें ऐसी हैं जिसमें अगर कहीं पर 8 राउंड की गिनती हुई तो 8 ही राउंड की गिनती 11 बजे से 3 बजे तक हुई जी। कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर हमें ईवीएम मशीनें जो है 99% चार्ज मिली हैं। जो चुनाव आयोग पर आप बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर प्रत्यक्ष तौर पर सवाल भी उठा रहे हैं आप तमाम, और आपने अभी एक पोस्ट भी हाईलाइट की अपने ट्विटर अकाउंट पे
इसी से संबंधित, अपनी शिकायतों से संबंधित, हरियाणा में चुनाव हार से संबंधित 10-12 कमेंट उसमें ये भी पड़े हैं कि भाई जब लोकसभा चुनाव जैसे चुनावों में तमाम बढ़त मिलती है जब कांग्रेस को, तो फिर वो तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठते हैं, और जैसे ही हार का सामना करते हैं तो फिर तो है ही है। देखिए असल बात होता क्या है, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन अब कहना पड़ रहा है। हमारे ऊपर आप 50 आरोप लगाएंगे, हम 50 जवाब देंगे आपको, जब तक लगाएंगे तब तक जवाब देंगे। लेकिन भाजपा के ऊपर आप लोग नहीं लगा सकते। नहीं, और सुनिए अब पार्टी के जो बैठेंगे वो भी, अरे सुनिए ना, आप सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। सच की तो पैरोकारी हो ही नहीं रही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंट्रोस्पेक्ट, भाई हमारा 40% वोट आया, कांग्रेस का और भाजपा का भी 40% वोट आया, ठीक है ना। हमारी 37 सीटें रही, उनकी 47। अब बात समझिए जाकर के, ऐसा नहीं है कि हम वहां पर हमने ग्राउंड हमने खत्म नहीं किया वहां पर, लेकिन वो 17 सीटें जो जिन पर हमारी शिकायतें हैं, उन 17 सीटों का अगर आप चीजों को सही तरीके से आकलन करेंगे, अगर उधर 17 सीटें गई तो वो चुनाव जीत गए, अगर वो सीटें 17 हमारी तरफ आती तो हम चुनाव जीत जाते। अब उन 17 सीटों पर यंत्र लगा है, मंत्र लगा है या तंत्र लगा है, ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ लगा है। ठीक है, सवाल तमाम है, वक्त कम है सर आपका भी। फिलहाल अखिलेश यादव का जो मैंने शुरुआत में भी कही, महाराष्ट्र में उनका रथ चलेगा अकेला। अभी कांग्रेस जो है, अजय राय आपके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो लगे रहे सहमति बनाने में समाजवादी पार्टी की में, और मीटिंग भी हुई, मीटिंग में सहमति हुई कि भाई 5 नहीं तो 3 ही सही, 3 सीटें दे दी जाएं। लेकिन उसी दौरान ये मीटिंग से खत्म होते आपके कार्यकर्ता निकलते हैं और उधर शाम को अखिलेश यादव ऐलान कर देते हैं मीरापुर सीट से भी प्रत्याशी का, और इस सख्त संदेश देते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले ही सक्षम है। 3 सीटों की मांग पर अब 5 से 3 पर आ गई है कांग्रेस, लेकिन बची 2 ही सीटें हैं। लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, और जो खैर विधानसभा है और गाजियाबाद की जो विधानसभा है उस पर ही तैयार है अखिलेश यादव आपको सीट देने के लिए। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट है, मुझे नहीं मालूम आप अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता हैं या कहाँ के हैं, आपके पास कहाँ से, सुनिए जहां से जानकारी आपके पास आ रही है, मुझे नहीं मालूम वो कितनी ऑथेंटिक है। मेरी अपनी जो जानकारी है मैं वो साझा कर सकता हूं आपसे। मेरी अपनी जानकारी बड़ी स्पष्ट है कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 9 की 9 सीटों पर क्या नाम इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। हाँ, इंडिया गठबंधन तो लड़ेगा सर, मैंने कहा मना किया, लेकिन कांग्रेस को उसमें तरजीह नहीं दी जाएगी। सुन तो जो भाई, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं कि अखिलेश यादव जी की नहीं कर रहा हूं ना, नहीं, आप मेरी बात को समझिए। नहीं, ये बात मुझे तथ्यात्मक नहीं लग रही है। देखिए, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, आपको इंडिया गठबंधन में अखिलेश नहीं है, बताइए। किसने कहा? अखिलेश यादव अपनी सीटें जो उत्तर प्रदेश में ऐलान लगभग कर चुके हैं, 7 सीटों पर। मैं आपको जिम्मेवारी से एक बात कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर साथ लड़ेगा। 9 की 9 सीटों पर साथ लड़ेगा। एक बिल्कुल। दूसरा सुनिए, दूसरा सिंबल किस सीट पर किसका होगा वो हमारा हाईकमान और समाजवादी पार्टी का हाईकमान तय करेगा या तय कर चुका है, घोषणा होनी बाकी है। 7 सीटों पर उन्होंने ऐलान किया है। आपने कहा है इंडिया गठबंधन के अधीन होकर कांग्रेस जाएगी, यानी 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन आप कर रहे हैं, उनके जो ऐलान हो गए हैं। दो चीजें बड़ी साफ हैं कि मैंने आपसे क्या कहा कि ऐलान और क्या नाम टिकट, सिंबल, ये हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये तीनों लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन उपचुनाव साथ मिलकर के लड़ रहा है, और सिंबल किसको किसका जाएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको जिसका सिंबल जाएगा, पूरा इंडिया गठबंधन वो चुनाव लड़ करके जीतेगा। आप और गहराई में जाता हूं, इमरान मसूद, आपके मीरापुर से ऐलान हुआ, इमरान मसूद अपने कैंडिडेट को लड़ाने की कोशिश में थे बहुत ज्यादा, और ऐसा कहा जा रहा था, अजय राय जी की ओर से भी कहा गया कि कांग्रेस समर्थित होनी चाहिए सीट, वो कांग्रेस के अधीन होनी चाहिए, कांग्रेस का प्रत्याशी वहां उतरे, लेकिन अखिलेश यादव ने शाम तक वो टिकट का ऐलान कर दिया।
तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, आप कांग्रेस तो लगातार कह रही कि हम सपा के साथ जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इंटरेस्ट लेती हुई नहीं नजर आ रही है। ये आपको दिख रहा है, जम्मू कश्मीर में जब अखिलेश यादव जी शपथ ग्रहण में गए थे, उसके बाद भी लगातार मीडिया बाइट अगर आप उनकी देखें तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक होकर के चुनाव लड़ेगा, हमारे पत्रकार साथी जो पानी में लाठी मारना चाह रहे हैं मारे। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, हमारी पार्टी के नेताओं की अगर आप किसी की बात करें, चाहे अजय राय साहब की बात करें, चाहे इमरान मसूद साहब की बात करें, हर पार्टी के बड़े नेताओं को अपनी जो है आवाज़ उठाने का हक है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है, लेकिन अंतिम फैसला कौन कहाँ से लड़ेगा और कौन कहाँ समर्थन करेगा, ये तो हमारे हाईकमांड और अखिलेश यादव जी की पार्टी के हाईकमांड, जो कि वो स्वयं है, वो करेंगे ना। तो हमारी पार्टी का और अखिलेश यादव जी की पार्टी का एक बेसिक चीज तय है कि हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। ये अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं, ये हमारी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। और जो लोग टिकट, अखिलेश यादव का अभी हालिया या समाजवादी पार्टी के नेताओं मैं आप अभी गूगल सर्च कीजिए, 24 घंटे पहले तक के बयान मैं आपको दिखा देता हूं। इन 24 घंटे को मैंने देखा। मैं आपको अभी ANI की बाइट है, आपको मैं दिखा भी सकता हूं। अभी वो महाराष्ट्र निकलने से पहले बोले हैं कि हम लोग वहां सहमति बनाएंगे, नहीं तो अकेले लड़ने में समाजवादी पार्टी सक्षम है। सक्षम तो सभी पार्टियां हैं और अकेले लड़ सकती है। नहीं, एक बात हमको बता दें, आपको एक चीज जान लीजिए, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं कोई भी असक्षम नहीं है, सब पार्टियां सक्षम है। लेकिन मैं फिर जिम्मेवारी से कहता हूं कि बहुदलीय लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जातीय जनगणना को कराने के लिए, नल को, नील को, कोल को, भील को, अगड़े को, पिछड़े को, गरीब को, महिला को, आदिवासी को उसका अधिकार दिलाने के लिए, क्रॉनिक कैपिटलिस्टों से देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है। इंडिया गठबंधन का निर्माण इसलिए नहीं हुआ है कि क्या नाम हम बहुदलीय लोकतंत्र को खत्म होता देखें। घोषणा हमारे हाईकमांड को करनी है। अखिलेश जी, राहुल जी, खड़गे जी, वो घोषणा अभी आपको एक मतलब हो सकता है कुछ घंटों में कर दें, हो सकता है कल तक कर दें। और अगर ऐसा परिदृश्य बनता है कि अगर 2 सीटों पर ही कांग्रेस को मानना पड़े तो मानना मजबूरी हो जाएगी। ये आपका, देखिए आप जितना भी इंस्टिगेट कर लीजिए, लेकिन आप पानी में जितनी लाठी मार लीजिए, पानी अलग नहीं होगा। बहुत मतलब ये आपका जवाब जो है वो बड़ा सेफ टाइप का लग रहा है। बहुत सेफ जवाब देना चाह रहे हैं, खुल के आप तो अखिलेश यादव बहुत अखिलेश यादव की भी आप खिलाफत नहीं करना चाहते, जबकि अखिलेश यादव तो खुलकर कांग्रेस से साफ सामने है, सारी चीजें खबरें बयां कर रही हैं। मेरा आज की डेट में और इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। ना मैं आपके खिलाफ लड़ सकता हूं, और जो भी लोकतांत्रिक संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे साथ हैं उनके खिलाफ मैं कैसे बात करूं। ठीक है, वो महाराष्ट्र गए अखिलेश यादव, क्यों उन्होंने कहा कि 30 सीटें जो हैं, 30 सीटें पर हमारा प्रभाव है और 30 सीटों पर हम मजबूत हैं, लेकिन कम से कम 10 से 12 सीट तो भाई हमें चाहिए। हम जिम्मेवारी से कहते हैं, सुन लीजिए, हम जिम्मेवारी से कहते हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबका प्रभाव कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट पर जरूर है। अगर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 30 सीटों पर है तो प्रभाव है। आपको 1-2 दिन के अंदर महाराष्ट्र का भी आपको दिखाई दे जाएगा कि सीट शेयरिंग का, और आपको उत्तर प्रदेश का भी दिखाई दे जाएगा, और 9 की 9 सीटें हम साथ लड़ेंगे। इस बात को आप मान लीजिए, और नहीं मानेंगे तो 2 दिन बाद मान जाएंगे। ठीक है। और महाविकास अघाड़ी में भी बहुत असहमति का दौर चल रहा है। अभी संजय राउत का बयान कल का बहुत ज्यादा चर्चा में आया कि नाना पटोले साहब अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो महाराष्ट्र संगठन है वो बहुत हीला हवाली कर रहा है, बहुत ढीला रवैया अपना रहा है। उन्होंने कहा अभी वहां पर संगठन की सक्रियता चुनावों को लेकर नहीं दिख रही है, वक्त बहुत कम है। तो वहां पर भी संजय राउत, उद्धव ठाकरे सरीखे महाविकास अघाड़ी के दिग्गज नेताओं की असहमति नजर आ रही है कांग्रेस को लेकर। आप किसी आदमी के सुझाव को अगर असहमति बताते हैं तो आपका नजरिया है, और जब तक हमारे टिकट की फाइनल नहीं होते हैं सबको अधिकार है कि भाई कौन कौन सी सीट पर लड़ेगा, सबको अपना सीट मांगने का हक है। संजय राउत साहब की पार्टी को भी, हमारी पार्टी को भी है। वो तो खुल के कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी से बात करूंगा, तो अब आप सुझाव कह लें, आप फॉर्मल भाषा में सुझाव कह लें, लेकिन साफ नजर तो असहमति आ रही है कि भाई असहमति हो गई। आपकी बात से ही मैं बात कर देता हूँ। कहते हैं ना कि
बात से बात की गहराई निकल जाती है, झूठ आ जाए तो सच्चाई निकल जाती है। आपने ही अभी कहा कि संजय राउत ने कहा कि मैं राहुल गांधी से बात करूंगा, तो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता है ना, कांग्रेस के ही नेता है। नहीं, कांग्रेस देरी कर रही है सहमति बनाने में। एक मिनट, है ना नेता, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। नरेंद्र मोदी से क्यों ही एक वही बात है ना, तो राहुल गांधी जी से बात करूंगा, यानी कि क्यों देर कर रहे हैं भाई आप, बिल्कुल ढीला रवैया बिल्कुल। हम कह तो रहे हैं कि उनके सुझाव सर माथे पर, जब तक हमारा समझौता नहीं होता तब तक मसल्स फ्लेक्सिंग होंगी, क्योंकि हमारा गठबंधन लोकतांत्रिक है। आप इस अंतर को समझें, हम यहां पर ऑटोक्रेटिक सेटअप में नहीं है कि खाता ना भाई जो मोदी चचा कहे वही सही। हमारे यहां अपनी बात कहने का हक सबको है, सब बराबर के लोग हैं, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, सपा हो, एनसीपी हो, उद्धव साहब की क्या नाम टीम हो, हमारी क्या नाम झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या डीएमके हो, हर शख्स बराबरी का रवैया रखता है। श्री राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में सब बराबर के नेता हैं, सब प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार हैं, बराबर के। सुन लीजिए। और लेकिन अगर आप सामने एनडीए को देखेंगे तो एनडीए में तो होता है कि एक ही भगवान है, द्वितीय नास्ति। अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के हिस्सा हैं, एमपीए की बैठक में दिख रहे हैं, बताइए। हाँ, महाविकास अघाड़ी के वो हिस्सा नहीं है। महाविकास अघाड़ी जो है, जो वहां का गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी की बैठकों में हमारे वहां पर कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं था। वहां पर सारे, चाहे नाना भाऊ पटोले हों, चाहे उद्धव भाऊ साहब हो, चाहे संजय राउत साहब हो, चाहे क्या नाम शरद पवार साहब की पार्टी के लोग हों, ठीक है ना, वहां पर अबू आजमी थे, ठीक है ना। जब हमारा राष्ट्रीय स्तर का जो महाविकास अघाड़ी के लोग बैठेंगे तो अखिलेश यादव जी ससम्मान बैठेंगे, पहले भी बैठे हैं, आगे भी बैठेंगे। और जो 30 सीटों पर प्रभाव है, 10 सीटों की अपेक्षा है, तो कितनी सीटों पर बात बन सकती है वहां पर? देखिए, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं इसके व्यक्तिगत आकलन सर बताइए। इसमें आप इसमें रटा रटाया जवाब देंगे, मुझे मालूम है, मैं जवाब आपका ही बता देता हूं कि आप कहेंगे कि जो पार्टी आला कमान तय करेगा वो होगा। आपका कुछ व्यक्तिगत आकलन, क्योंकि आप भी महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं। मैं अधिकृत नहीं हूं जिस चीज के लिए, जो हमारे अलायंस पार्टनर को घोषणा करनी है, जो हमारा महाविकास अघाड़ी वहां घोषणा करेगा, उसको अगर मैं, पहली बात तो मैं जान नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मैं जानता भी तो मैं अधिकृत नहीं हूं उस घोषणा को करने के लिए। नहीं, घोषणा नहीं, लेकिन अगर मैंने, मेरी बात तो घोषणा ही पर बात बन सकती। मैंने कहा ना कि 288 सीटों पर अखिलेश यादव जी महाविकास अघाड़ी को चुनाव लड़ाएंगे। और 288 सीटों की आप बात कर रहे हैं, और 288 में 260 पर जो सहमति बनी हुई है, अभी भी 28 सीटों पर। तो हम बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब अखिलेश यादव पर जितना भी सेफ गेम खेले, लेकिन जो अखिलेश यादव, अभी सबको मालूम है कि हरियाणा गए थे, वहां पर कुछ सीटों की उनकी ख्वाहिश भी थी, लेकिन ऐसा कहा गया, तमाम सियासी जानकार ये कोट करने लगे कि भाई जो वहां के जमीन ग्राउंड जीरो पर एक्टिव पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, उनका ये कहना था कि भाई अखिलेश यादव जो है वहां से निराश ही लौटे, और कांग्रेस ने उन्हें तरजीह नहीं दी। वहां पर उन्हें सहारे की जरूरत थी कांग्रेस के, लेकिन अखिलेश यादव निराश ही लौटे, और अखिलेश यादव अब उपचुनाव में ये बदला ले रहे हैं कांग्रेस से। मध्य प्रदेश में भी वही हुआ, कमलनाथ जब बोले कौन अखिलेश, तो मध्य प्रदेश और हरियाणा का बदला अब अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ले रहे हैं। इस तरह की बातें भी हो रही हैं। अब वो तो जितने कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अखिलेश जी ने हरियाणा के चुनाव को लेकर के बहुत पहले स्पष्ट संदेश दे दिया था। अब वो आपके जो एक्सपर्ट जो भी कह रहे हो भाई वो जाने, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दिया था कि हरियाणा में हम इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, हमारे सीटों की कोई डिमांड नहीं है, हम बिल्कुल चुनाव, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि हरियाणा में हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जब बात ही नहीं बनी तो फिर ये अब आपको लग रहा है ना, आपके कभी एक्सपर्ट तो कहते हैं कि वो निराश लौटे थे, कभी कहते हैं जब बात नहीं बनी तो उन्होंने ये कहा। भाई एक चीज तय कर लीजिए, बात नहीं बनी है, उन्होंने संदेश क्या दिया, जो वक्तव्य उनका है उसको उठाइए तो आपको सामने नजर आएगा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इंडिया गठबंधन के हम सपोर्ट में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे हरियाणा। तो इस तरीके की बातें, बाकी तो कुछ तमाम लोग कुछ भी कहते रहते हैं। ठीक है, एक और बड़ा इशू आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही बहराइच हिंसा को लेकर।
बहराइच हिंसा को लेकर आपका कोर्ट था कि एनकाउंटर जो है वो न्याय संगत नहीं है और प्रशासन की ताकत का उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रशासन की ओर से जो उन्हें अधिकार मिलते हैं उनका दुरुपयोग एनकाउंटर करके किया जा रहा है। उस परिस्थिति में आप सवाल उठाते हैं एनकाउंटर पर जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि जिस सरफराज का एनकाउंटर हुआ या जिस शख्स पर भी गोली चलाई गई वो पुलिस पर जवाबी फायरिंग करने को तैयार था, वहां पर जान पर बनी हुई थी। ऐसी परिस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी क्या करेंगे? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है, पुलिस में और अपराधी में कानून का फर्क होता है। पुलिस कानून से बंधी हुई है, इसीलिए अगर वो हत्या भी करती है तो वध माना जाता है। लेकिन अगर पुलिस भी गैर कानूनी रूप से काम करेगी और इनकाउंटर करेगी, फिर से आप ध्यान रखिए, इनकाउंटर होने में और इनकाउंटर करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। डीजीपी प्रशांत कुमार जी का जब मंगेश यादव का वो हुआ था तो उन्होंने कहा हमने इनकाउंटर किया। तो जहां आपने इनकाउंटर किया मतलब आपने हत्या की, क्योंकि इनकाउंटर तो होता है, इनकाउंटर करते नहीं है कोई। उसी तरीके से जो परसों आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी उत्तर प्रदेश में आ गई, हाफ इनकाउंटर, यानी पैर में गोली मारी। तो अगर आप वो जो ला रहे हैं उसमें से पुलिस वाला कह रहा है कि जब हम तुमको इतने प्यार से ले जा रहे थे काहे नहीं हमारी बात माने। ये वीडियो में है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पुलिस ने जो वीडियो जारी किया है उसमें है कि जब तुमको प्यार से ले जा रहे थे क्यों नहीं माने, क्यों गोली चला रहे थे, जो मुझे मजबूरी में अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं, ये कहा क्या? नहीं, ये कहा, ये आपका इंटरप्रिटेशन है ना, फिर से समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूं। पुलिस प्रशासन और भाजपा सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इनकाउंटर करा रही है, ये हमारा आरोप है। और ये आज नहीं कल नहीं परसों ये पुष्ट होगा और वो पुलिस वाले जेल जाएंगे। हम बहराइच की हिंसा का कतई समर्थन नहीं करते हैं। जिन लोगों ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की है उनको फांसी मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने उस रूट पर जो है पुलिस व्यवस्था नहीं की उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग तो नहीं हो गई और नहीं एनकाउंटर उनका यही कहना है कि भाई अगर अपराध के अधीन रहेगा उसके खिलाफ अगर आपको इनकाउंटर जो है तर्क सम्मत लगता है तो निश्चित रूप से मेरा आपसे असहमति है, विरोध है, क्योंकि इनकाउंटर से कभी भी कानून व्यवस्था नहीं मापी जाती। इनकाउंटर तो इनकाउंटर करना मतलब हत्या करना तो अपराधियों का काम। ठीक है, एक बात और बताइए, ये अभी आप एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और लगभग 20 सालों से लगभग आप राजनीति में सक्रिय हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सियासत में। क्या एनकाउंटर सिर्फ 2017 के बाद ही होना शुरू हुआ? पहले भी होते रहे हैं, तो। लेकिन तब मुझे कोई आपके नेताओं की ओर से या आपकी पार्टी के या आपकी ओर से कोई आपत्ति ऐसी सख्त नजर नहीं आई। लेकिन जब इस तरह के एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ करते हैं तो एक सियासी प्रोपोगेंडा भी लोग कह रहे हैं इसको कि एनकाउंटर को भी सवालों के घेरे में रख रहे हैं, जबकि वो अपराधियों के खिलाफ एक सख्त एक्शन के तौर पर उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नो टॉलरेंस। अगर किसी की हत्या करना आपको सख्त एक्शन नजर आ रहा है, जेल के अंदर जहां पर अपराधी को सजा मिलनी होती है वहां पर जेल अपराधी की या आरोपी की हत्या कर देना आपको सख्त एक्शन नजर आ रहा है, आपको दो अपराधी हथकड़ी पहने हुए हैं उसको अस्पताल में जो है ले जा रहे हैं लोग और 17-17, 18-18 AK-47 लिए पुलिस वाले लेके जा रहे हैं उनको, और उसमें दो अपराधी आकर के उनको खुलेआम गोली मार देते हैं, वो आपको सख्त एक्शन नजर आ रहा है। अगर आपको कचहरी के अंदर जो है लोग आकर के सीधे हत्या के आरोपित को गोली मार दे रहे हैं, वो आपको सख्त एक्शन नजर आ रहा है, तो अब तो सख्त एक्शन फिर कल की डेट में डीएम ऑफिस में और सीएम ऑफिस में, डीएम आवास में और सीएम आवास में भी इसी तरीके से जब गोलियां चलेंगी और इतने कमजोर और कायर पुलिस वाले हैं तो आपको कल की डेट में वो भी सख्त एक्शन नजर आएगा। ठीक है सर, ये तो आप सुनिए अब आप इस बात को, पहले बात जान लीजिए इसको। और 2017 से पहले भी जो गलत इनकाउंटर हुए हैं आप उठाइए, मैं 2008 से सक्रिय हूँ उसमें मीडिया की उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप उठाइए, हमने उतने ही सख्त लहजे में बात की, चाहे बसपा की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो।
अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई अपराधी अगर आमादा है वहां पर गैर कानूनी गतिविधि को कानून अपने हाथ में मैंने लेने आपसे पर कहा ही, आमादा हो, उसमें और तो वहां पर वो गोली चलाने पर आमादा हो, तो पुलिस को आपके मुताबिक क्या करना चाहिए कि वो आप हाथ में हाथ फिर बांधे उसके आगे हाथ जोड़ के कहे कि ये साहब चलिए जेल चलिए? ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से निकला हुआ नैरेटिव है। अब आपको बता नहीं, दूं, ये सुनिए ना, समाजवादी पार्टी के टाइम पर भी नैरेटिव है, भाई ये तो मैंने कहा हर सरकारों के टाइम का नैरेटिव है। अपराधी अगर गोली चला रहा है तो पुलिस फूल नहीं बरसाएगी, पुलिस भी गोली चलाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसके बाद इनकाउंटर की पहले तहरीर पढ़ के आइए, उसके बाद आप हमसे बहस कीजिए। क्या तहरीर होती है? फलाने फलाने जगह पर 4 पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने देखा एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार संदिग्ध अवस्था में जा रहे थे, उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया, तो क्या नाम, अपराधियों ने भागते हुए पुलिस पर गोली चलाई, जिससे, और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे 2 अपराधी ढेर हो गए। ये उनकी एक सेट तहरीर है। उठा लीजिएगा इसको बहराइच वाले को भी, और उठा लीजिएगा मंगेश यादव वाले को भी, क्योंकि मंगेश यादव वाले में 2 दिन पहले उठा के घर से ले गए थे उसको, मंगेश को। ये जो सेट तहरीर है, जब जिसमें मोटरसाइकिल दिखाई जाती है तो पता चलता है, जब उस मोटरसाइकिल का आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चला मोटरसाइकिल तो 9 साल से थाने के अंदर खड़ी थी, 4 साल से उसमें पेट्रोल नहीं भरा था, उसमें बैटरी नहीं थी। आप बात समझिए। तो जब आप इस तरीके की तहरीरें पढ़ करके देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि इनकाउंटर फर्जी है, और सजा भी होती है पुलिस वालों को। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों को, हमारा कानून इतना खराब नहीं, कमजोर नहीं है, लेकिन आज क्या नैरेटिव दे दिया कि इनकाउंटर जो है वो अच्छी कानून व्यवस्था का एक द्योतक है। इनकाउंटर कभी अच्छी कानून व्यवस्था का द्योतक नहीं हो सकता। अच्छी कानून व्यवस्था का द्योतक ये होता है कि लोग अपराध करने से डरें। और चूंकि बहराइच की बात हो रही, बहराइच में ये जो पूरी व्यवस्था हुई, हिंसा हुई, इसका जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन, और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वो बयान जिसमें बटोगे तो कटोगे, और उस रूट पर, जिस रूट पर जो है तनाव की आशंका थी, वहां पुलिस व्यवस्था बिल्कुल खत्म थी। जिस वक्त वो लड़का झंडे पे चढ़ा था, राम गोपाल मिश्रा, उस वक्त पुलिस कहां थी? जिस वक्त वो उसको उठा करके नीचे ले जा रहे थे गोली मारने के लिए, उस वक्त पुलिस कहां थी? जिस वक्त उसको मारा गया उस वक्त पुलिस कहां थी? जिस वक्त उस झंडे को गिराया गया उस वक्त पुलिस कहां थी? जब वहां पर हीरो होंडा का शोरूम जलाया गया उस वक्त पुलिस कहां थी? जब उस प्रतिमाओं पर या इन पर क्या नाम जो है पत्थर फेंके गए उस वक्त पुलिस कहां थी? कहां थी? शासन प्रशासन क्या कर रहा था? अंडे सेक रहा था। जब आपको तनाव की खबर थी, एक्स्ट्रा पुलिस बल क्यों नहीं था वहां पर? और भारतीय जनता पार्टी के बयान ये क्यों थे कि बटोगे तो कटोगे? ठीक है, अंतिम चंद सवाल आपसे। और उपचुनाव का क्या, जो अभी बिगुल बजा हुआ है, लगातार अलग अलग लोग नैरेटिव सेट हो रहे हैं उपचुनाव को लेकर। अभी चिराग पासवान की खबरें चिराग पासवान को लेकर आई कि वो अपना पासी वोट जो है यहाँ पर आके एक अलग चलने के, अलग चुनाव लड़ने की भी उनकी बातें हो रही कि पासी वोटर्स जो हैं वो चिराग पासवान को एकजुट होकर समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो प्रभावित होगा। देखिए, हम बहुत स्पष्ट एक बात कह रहे हैं, बहुदलीय लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है। आए, जिसको जहां चुनाव लड़ना है लड़े, हम तो उनका सबका स्वागत। चिराग पासवान के मैं ये जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक्टिव होने से अलग चिराग पासवान की यहाँ पर कोई धरती नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता है जी। और कांग्रेस में असहमति को लेकर, कांग्रेस के अंदर खाने असहमति को लेकर भी अलग अलग लोग लगातार वक्त दर वक्त कोट करते हैं। हालिया एक हेडलाइन बनी, अभी बहुत ज्यादा सुर्खियां हुई उसकी, अशोक वानखेड़े हैं, कांग्रेस के समर्थित भी कहे जाते हैं, और उनका ये कहना था कि केसी वेणुगोपाल जो है वो टिकट वितरण में महिलाओं को तरजीह देते हैं। कहते हैं भाई कि कोई महिला हो तो बताओ। जब आपके समर्थित पत्रकार नेता इस तरह की बात करते हैं, जब देखिए, तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि केसी वेणुगोपाल जी हमारे एक सम्मानित नेता हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। उनके ऊपर इस तरीके के भद्दे आरोप लगाना कतई उचित नहीं है और ना ही लगाने चाहिए। हमारे तमाम लोग साथी हैं, आप भी हमारे साथी हैं, और जितने लोग भी बहुदलीय लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, वो इंडिया गठबंधन का गाहे बगाए आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से प्रत्यक्ष परोक्ष सभी तरीके से जो साथ दे रहे हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उनकी सलाह हमारे लिए बहुमूल्य होती है, लेकिन वो हमारे बाप बनने की कोशिश न करें।
वो कहते हैं अशोक वानखेड़े की सुंदर महिलाओं को जो अब केसी वेणुगोपाल जो है मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि केसी वेणुगोपाल जी के ऊपर इस तरीके की अभद्र अशोभनीय टिप्पणी अवांछित है। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर उनके पास कोई प्रमाण हो तो प्रमाण प्रस्तुत करें। बेवजह की क्या नाम इस तरीके की बयानबाजी कतई ओछी बयानबाजी है। ये बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी तो करती ही करती है, और इस बयानबाजी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जितना मीडिया ट्रॉल सेल है, जिस तरीके से वो लेके उड़ा है, तो अशोक वानखेड़े को भी अपनी टिप्पणी पर, गलत टिप्पणी पर, अनर्गल टिप्पणी पर पश्चाताप हो रहा होगा। अब आपके समर्थित पत्रकार नेता इस तरह की जब बात करेंगे और आप कहेंगे कि ओझी टिप्पणी है, तो फिर इस तरह की लोग फिर नैरेटिव क्रिएट करेंगे मीडिया में या अलग अलग कि कांग्रेस में यानी वाकई में अंदर खाने असहमति। नहीं, असहमति होना तो अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। मतभेद होना तो लोकतंत्र की निशानी है। मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो होंगे, मेरे आपके मतभेद हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मनभेद हो जाएंगे। मतभेद होना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। गुटबाजी होना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। किसी की कमियों को इंगित करना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन किसी के ऊपर अनर्गल टिप्पणी कर देना, उस महिला का क्या होगा? अगर आपके पास प्रमाण नहीं है, अगर कल की डेट में महिला आत्महत्या कर ले तो क्या कहेंगे आप उसको? ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और फिर से मैं कहता हूं, हमारे साथी हमारे साथ चले, हमारा बाप बनने की कोशिश ना। ठीक है अशोक वानखेड़े जी, अगर आपने आरोप लगाया है तो कोई साक्ष्य सबूत जरूर पेश कर दें जिससे जवाब मिल पाए। जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं वो लगातार इस पर बात कर रहे हैं, तो उनको भी जवाब मिल पाए, तो सबूत आपको जरूर देना चाहिए इस तरह का आरोप लगाया। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी थे। तमाम सवालों का बेबाकी के साथ हमेशा की तरह जवाब दिया। चुनाव नतीजों पर, जो चुनाव से जुड़ी जो भी कवरेज है, चुनाव से जुड़े जो भी रुझान आ रहे हैं, उसको लेकर हम लगातार हमारी कवरेज आप तक यूं ही पहुंच रही है। सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ वक्त दर वक्त जुड़ते रहेंगे। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।